हम पढ़ रहे हैं भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे के प्रश्नों में हम मुगलों के उस्ताद राणा सांगा, राणा प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन व राय सिंह के संबंधों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है राणा सांगा और बाबर के संबंध। तो बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर दिल्ली को जीत लिया। साथ ही बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाता है कि इस युद्ध में सांगा ने उसकी मदद का वादा करके भी उसकी मदद नहीं की। बाबर ने इस बारे में बाबरनामा में भी लिखा, पर और किसी साक्ष्य से इस आरोप की पुष्टि नहीं होती। अब राणा सांगा है इस समय भारत का सबसे ताकतवर शासक था, तो उनके और बाबर के मध्य संघर्ष होना अवश्य भावी था ही। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 के मध्य हुआ। बाबर के सेनापति था मेहंदी ख्वाजा ने बयाना भरतपुर के दुर्ग पर अधिकार जमा लिया। यह सांगा की सीधी चुनौती थी। इस पर राणा सांगा ने बयाना पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना को परास्त करके बयाना को जीत लिया। राणा सांगा की इस विजय ने मुगल सेना में भय पैदा कर दिया। अब बाबर भी समझ चुका कि आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह लड़ाई हुई खानवा के मैदान में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। खानवा का युद्ध राणा सांगा व मुगल बादशाह बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को बयाना के पास भरतपुर में स्थित हुआ। खानवा युद्ध में कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव व 104 बड़े सरदार सम्मिलित हुए। इनमें प्रमुख थे अफगान सुल्तान महमूद लोदी और मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ से राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर से राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल, आमेर का कछवाहा शासक पृथ्वीराज, इडर का भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसेन का सलहदी तंवर, बागड़ का उदयसिंह है, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखेराज, डूंगरपुर का रावल उदयसिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सलूम्बर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़ितया, देवलिया का बाग सिंह है, जगनेर का अशोक परमार। 16 फरवरी 1527 की बयाना विजय के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते से भूसावर होता हुआ सांगा 13 मार्च 1527 को खानवा के निकट पहुंचा। इधर खानवा की निर्णायक लड़ाई से पहले बाबर को अपनी सेना को युद्ध में हेतु तैयार करने के लिए बड़े जतन करने पड़े। बयाना की हार व मुस्लिम ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी की बाबर की सेना की हार होगी ने बाबर की सेना के मनोबल को तोड़ दिया था। पर चतुर बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई, एक धर्मनिष्ठ मुसलमान बनने का वादा किया, तमगा एक व्यापारी कर उठाने का आदेश दिया। राणा सांगा के विरुद्ध संघर्ष को जिहाद धर्मयुद्ध कहा और अंत में एक जोशीले भाषण से अपने पेन सैनिकों को संघर्ष के लिए तैयार किया। 17 मार्च 1527 ईस्वी प्रातः 9:30 बजे के लगभग युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के मैदान में राणा सांगा घायल हो गया, जिससे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। घायल राणा को सिरोही के अखेराज की देखरेख में युद्ध क्षेत्र से बाहर लाया गया तथा बसवा दौसा नामक स्थान पर ठहराया गया, जहां आज भी राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने सांगा से प्राप्त राजचिह्न धारण करके युद्ध को जारी रखा, किंतु अंततः बाबर के हाथ विजय लगी। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की।
अज्जा की इस अद्भुत वीरता के कारण उसकी वीर गति के बाद उसके पुत्र सिमा को बड़ी सादरी की जहांगीर राणा सांगा द्वारा प्रदान की गई। राणा सांगा की पराजय के कारण। राणा सांगा की पराजय के कारण थे बाबर के पास तोपखाना होना, बाबर की टुलू गमा पद्धति, राजपूत सेना का एक नेता के अधीन न होना, रायसीन के सरहदी तंवर व नागौर के खानजादा के युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल जाना। डॉक्टर ओझा के अनुसार इस पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा का बयाना विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने के का पूरा समय देना ही था। यदि वह बयाना की पहली लड़ाई के बाद ही आक्रमण करता तो उसकी जीत निश्चित थी। इस युद्ध के मैदान से मूर्छित अवस्था में सांगा को पालकी में बसवा दौसा से ले जाया गया। जो ही राणा को होश आया वह पुनः युद्ध स्थल पर जाने की जिद करने लगा, किंतु सांगा के साथी इस हेतु तैयार न थे। अंतः अंतः 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष की आयु में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। एक मान्यता के अनुसार सरदारों ने सांगा को विष दे दिया था। उनका शव कालपी से मांडलगढ़ ले जाया गया, जहां उनका समाधि स्थल आज भी उस महान योद्धा का स्मरण दिला रहा है। सांगा के बाद मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति बड़ी शोचनीय हो चली। इस 10 वर्ष की अवधि में मेवाड़ की राजगद्दी पर 3 शासक रतन सिंह 1528 से 31, विक्रमादित्य 1531 से 36 और बनवीर 1540 से 40 बैठे। महाराणा प्रताप आए और 1572 और 1597 ईस्वी और अकबर के संबंध। महाराणा प्रताप राणा उदयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में हुआ। दूनी कैथरी। राणा प्रताप की माता जयवंता बाई पाली के अखेराज सोनगराय की पुत्री थी। राणा प्रताप बचपन में केका नाम से संबोधित किया जाता था, जो बागड़ी भाषा में छोटे बच्चे के लिए प्रयुक्त होता है। 17 वर्ष की उम्र में प्रताप का विवाह रामरख परिवार की पंवार की पुत्री अजब दे के साथ हुआ, जिसे कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई उस समय राणा प्रताप की उम्र 32 वर्ष की थी। उदय सिंह ने भटियाणी रानी धीर बाई का पर विशेष अनुराग होने के कारण उसके पुत्र जगमाल को अपना युवराज बनाया था। रानी के आग्रह से तथा कुछ सरदारों के सहयोग से जगमाल का राज तिलक कर दिया गया, किंतु मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल के राज तिलक का विरोध किया। वे प्रताप को अपना शासक बनाना चाहते थे। ग्वालियर के राजा राम सिंह और पाली के अखराज सोनगरे जो ही गोकुंदा लौटे, प्रताप को महाराणा घोषित कर दिया तथा गोकुंदा में राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया। इस दिन होली का त्योहार भी था। इस अवसर पर रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर पर राजकीय तलवार बांधी। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर 25 वर्षों फरवरी 1572 से जनवरी 1597 ईस्वी तक शासन किया। प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था, जिसमें मारवाड़ के चंद्रसेन भी शामिल हुए थे। प्रताप के शासक बनने पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जहाजपुर और बाद में आदि की जागीर दे दी। जब जगमाल को 1583 ईस्वी में सिरोही का आधा राज्य दे दिया गया तो उसका साला राव सुल्तान सिरोही का शासक उसे नाराज हो गया। एक दिन अवसर पाकर सुल्तान ने जगमाल पर हमला कर दिया
और जगमाल की 1583 ईस्वी में तत्तानी के युद्ध में मृत्यु हो गई। राणा प्रताप और अकबर के संबंध। तो हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संबंध कैसे थे। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उन्होंने सामंतों और भीलों का एक गुट भीलों के नेता राणा पूजा भील के नेतृत्व में बनाया, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। राणा प्रताप ने मुगलों से दूर रहकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए गोकुंदान से अपनी राजधानी कुंभलगढ़ ले गए। अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन करने हेतु प्रारंभ में बातचीत का सहारा लिया और अपने विभिन्न दूतों को उनके पास भेजा। अकबर द्वारा राणा के पास भेजे गए शिष्टमंडल। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद 1572 ईस्वी में अपने मनसबदार जलाल खां को राणा प्रताप के पास इस आशय से भेजा कि वह राणा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। अकबरनामा और इकबालनामा के अनुसार जब मान सिंह गुजरात से 1573 ईस्वी में लौट रहा था, तो उसे आदेश दिया गया कि वह उदयपुर जाकर राणा प्रताप को समझाए कि वह अकबर की सर्वोपरि शक्ति को मान्यता दे और शाही दरबार में उपस्थित हो। जब मान सिंह ने राणा प्रताप के को इस संबंध में टंटोला, तो उसने अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया। इसके बाद इसी आशय से दो और पैगाम महाराणा के पास भगवंत दास तथा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे गए, परंतु पहले की भांति वे भी विफल रहे। रावल राणा जी की बात के अनुसार मानसिंह और राणा के वार्तालाप और व्यवहार के संबंध की घटना उदय सागर पर होना बताया है। कर्नल टोड अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट व राज रत्नाकर भट्ट सदाशिव ने भी इसका समर्थन किया। बताया जाता है कि यहाँ एक भोज का आयोजन राणा की तरफ से आतिथ्य के रूप में किया गया था, जिसमें राणा ने स्वयं उपस्थित न होकर अपने कुंवर अमर सिंह को भेजा। मान सिंह ने इसे अपना अपमान समझा और वह बिना भोजन किए वहां से चला गया, और इस घटना के बाद अपमान का बदला लेने के लिए मुगल सेना को लेकर मेवाड़ में आ दमका। मानसिंह और प्रताप के मिलने का स्थान अबुल फजल ने गोकुंदा दिया। राणा प्रताप व अकबर के प्रतिनिधि मंडल। अकबर का दूत और मिलने का समय। जलाल खां था वो सितंबर नवंबर 1572 ईस्वी। मानसिंह है जून 1573 ईस्वी। भगवंत दास सितंबर अक्टूबर 1573 ईस्वी। टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में राणा प्रताप को मनाने के सभी प्रयास विफल होने पर अंततः अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए मार्च 1576 में स्वयं अजमेर पहुंचा एवं मानसिंह को मेवाड़ आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी। अबुल फजल एवं बदायूनी के अनुसार 3 अप्रैल 1576 ईस्वी का मानसिंह अजमेर से रवाना होकर मांडलगढ़ मोही आदि मुकामों से गुजरता हुआ कमनौर के पास मोलिला गांव पहुंचा। महाराणा प्रताप ने भी लोहसी में अपने डेरे डाले। अकबर की ओर से सेना नायक कुंवर मान सिंह
कछवाहा एवं राणा प्रताप की ओर से पठान हाकिम खासूर थे। मान सिंह को प्रधान बनाए जाने से मुगलों में नाराजगी थी। जैसा कि बदायूनी हमें बताता है कि उसने जब अपने सरंग नकीब खां को युद्ध में चलने को कहा तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक हिंदू के सेनापति होने के कारण वह नहीं जाएगा। जब महाराणा को दूरशाह पूर्विया तथा नेता सिसोदिया ने यह सूचना दी कि शत्रु की फौजें बनास के तट पर आ डटी हैं तो वह भी हल्दी घाटी के नाके के दूसरी ओर अपनी सेना को ले आया। उसने अपनी सेना का विभाजन पारंपरिक पद्धति से हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व तथा दक्षिण पार्श्व में स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया था। हरावल का नेता हकीम शोर था। उसके सहयोगी मेवाड़ के चुने हुए सामंत थे, जिनमें सलूम्बर का चुंडावत कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा और बदनौर का रामदास जयमल का पुत्र मुख्य थे। ग्वालियर का शासक रामशाह दक्षिण पार्श्व में अपने 3 पुत्रों और अन्य योद्धाओं के साथ था। वाम पार्श्व को नेतृत्व मान सिंह झाला ने किया। इसके सहयोगी बड़ी सादरी का झाला बिंदा और जालोर का मान सिंह सोनगरा अध्यक्ष अक्षयराज का पुत्र था। चंदावल में पानरवा का पुंजा था और उसके साथी पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता, रतनचंद, महासानी जगन्नाथ और सोनियानी के चारण के सब तथा जैसा थे। राणा प्रताप केंद्र में थे और उनके साथ मंत्री भामाशाह और उसका भाई ताराचंद थे। भील पदाती अपने तीर कमान, छोटी तलवार और शत्रुओं पर बरसाने के पत्थरों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर पूजा के नेतृत्व में जा बैठे। 18 जून 1576 ईस्वी को प्रांत युद्ध भेरी भजी। पहला वार इतना जोशीला था कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भाग गए। अपने पहले मोर्चे में सफल होने से राजपूत बनास नदी के कांठे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, आ जमे। यद्यपि ग्वालियर के राजा राम सहाय की सलाह थी कि मुगल सेना से आमने सामने लड़ने के बजाय उन्हें गुरिल्ला युद्ध में उलझाकर हराया जाए, पर उनकी बात न सुनी गई। दोपहर का समय हो गया। युद्ध की गर्मा गर्मी को, जैसे बदायूंनी लिखता है, सूर्य ने अपनी तीक्ष्ण किरणों से अधिक उत्तेजित कर दिया, जिससे खोपड़ी का खून उबलने लगा। सभी ओर से योद्धाओं की हलचल से भीड़ ऐसी मिल गई कि शत्रु सेना के राजपूत और मुगल सेना के राजपूतों को पहचानना कठिन हो गया। इस समय बदायूंनी ने आसफ खां मुगल सेनापति से पूछा कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे करें। उसने उत्तर दिया कि तुम तो अपना वार करते जाओ, चाहे जिस पक्ष का भी राजपूत मारा जाए, इस्लाम को हर दशा में लाभ होगा। इस युद्ध का एक रोचक पहलू दोनों पक्षों के हाथियों के बीच जोरदार संघर्ष भी रहा है। मुगलों की ओर से गजमुफा, गजराज व रणमंदर, जिसको रनमदार नामक हाथियों को प्रयुक्त किया गया, वहीं राणा प्रताप ने लूणा व रामप्रसाद नामक हाथियों को मैदान में उतारा। रामप्रसाद नामक हाथी इस संघर्ष में मुगलों के हाथ लगा, जिस पर मुगल सेनापति हुसैन खान ने कब्जा कर लिया था। इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया गया। इस हाथी युद्ध का वर्णन अबुल फजल व बदायूनी दोनों ने किया है। इधर दूसरी ओर राणा प्रताप, जो
अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार था, ने मानसिंह जो मर्दाना नामक हाथी पर सवार था पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने अगले दोनों पैर मर्दाना के मस्तिष्क पर टिका दिए और राणा प्रताप ने भाले से मानसिंह पर आक्रमण किया, पर मानसिंह झुककर बच गया। इस आक्रमण का वर्णन अमर काव्य वंशावली में मिलता है। इसी समय मानसिंह के हाथी की सूंड से बंधी तलवार से चेतक के पैर पर चोट लगी तथा वह घायल हो गया। साथ ही प्रताप के शरीर पर 2 घाव लगे। राणा प्रताप को मुसीबत में देखकर बड़ी सादड़ी का बिंदा जालामाना आगे आया और राणा का छत्र धारण करके राणा को वहां से सुरक्षित निकालने में सफल रहा। शत्रु सेना झालाविंदा को राणा प्रताप समझकर टूट पड़ी और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। टूटी टांग के घोड़े से राणा अधिकतर दूर नहीं पहुंचा था कि मार्ग में ही घाटी के दूसरे नाके के पास चेतक की मृत्यु हो गई। यह स्थान बलीचा था जहां राणा ने उसकी समाधि बनवाई। बलीचा जो राजसमंद में है, आज भी चेतक की समाधि स्थित है। इस घटना के साथ बताया जाता है कि शक्ति सिंह भी जो मुगल दल के साथ उपस्थित था, किसी तरह बचकर जाते हुए राणा के पीछे चल दिया और अपने घोड़े को उसे देकर अपने कर्तव्य का पालन किया। इस घटना का उल्लेख अमर काव्य वंशावली तथा राज प्रशस्ति में मिलता है। अबुल फजल इस युद्ध को खबनौर का युद्ध, जो बदायूं ने अपने ग्रंथ मुंतखब उत तवारीख में इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। कर्नल टोड इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहता है और हल्दी घाटी की तुलना यूनान के प्रसिद्ध थर्मोपल्ली के मैदान से करते हुए इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहता है। इस लड़ाई के उपरांत ही राणा प्रताप राजस्थान व भारत के अन्य प्रदेशों में प्रांत स्मरणीय बने। इनकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। क्रांतिकारी बंगालियों ने भी राणा को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना। कर्नल टोड का ऐतिहासिक ग्रंथ बंगालियों का सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ बना। इतिहासकार R.C. मंजूमदार ने राणा के संघर्ष में जीवन पर प्रकाश डालने हेतु राजपूत जीवन संध्या नामक उपन्यास लिखा। विख्यात क्रांतिकारी लेखक बंकिम चंद्र ने राजसिंह उपन्यास तथा मेवाड़ के 2 शक्तिशाली महाराणा नामक अमूल्य ग्रंथ लिखा। बंगाल के सर्वविख्यात कवि मधुसूदन ने प्रताप की उपलब्धियों पर अपनी लेखनी चलाई। द्विजेंद्र लाल राय ने 1905 में प्रताप से नाटक प्रकाशित कराया। बंगाल में प्रताप की यह ख्याति इस युद्ध के कारण ही फैली थी। इस युद्ध से अकबर को मनोवांछित सफलता न मिली और उसने नाराज होकर मानसिंह व आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी, अर्थात उसके दरबार पर आने पर रोक लगा दी गई। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मानसिंह को गोकुंदा से वापस बुला लिया गया। राणा प्रताप ने अवसर का फायदा उठाकर गोकुंदा पर अधिकार कर लिया। सितंबर 1576 में जब अकबर अजमेर आया ख्वाजा की दरगाह पर, तो वह इस दौरान स्वयं गोकुंदा पहुंचा और राणा से गोकुंदा वापस प्राप्त कर लिया। अकबर नवंबर 1576 ईस्वी में उदयपुर आया और उसने उदयपुर का प्रशासन जगन्नाथ कछवा व फखरुद्दीन को सौंपा। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसे क्रुद्ध होकर अकबर ने 1577 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किले की रक्षा करते हुए राव भाण सोनकरा लड़ते हुए मारा गया। वर्ष 1578 एवं 1579 में 1579 में शाहबाज खान ने 2 बार और मेवाड़ पर आक्रमण किया।
लेकिन वह असफल रहा। तब जून 1580 ईस्वी में अब्दुर रहीम खान खाना को अजमेर का गवर्नर बनाया गया और उसको मेवाड़ अभियान का काम भी सौंपा गया। खाना ने अपने परिवार को शेरपुर में छोड़ा और राणा पर चढ़ाया। जो ही खान खाना आगे बढ़ा तो राणा ढिलान डोलान की ओर चला गया। इधर से कुंवर अमर सिंह ने मुगल सेनापति के ध्यान को बटाने के लिए शेरपुर पर आक्रमण कर दिया। इस अवसर पर उसे खान खाना के परिवार को बंदी बनाने में सफलता मिली। परंतु जब राणा को इस बात का पता चला तो उसने कुंवर को आज्ञा दी कि वह शीघ्र ही खान खाना के परिवार को सम्मान के साथ मिर्जा के निवास स्थान पर पहुंचा दे। भामा शाह की भेंट। मुगलों से संघर्ष के दौरान राणा के पास धन का अभाव होने लगा। इसी समय 1580 में चूलिया ग्राम में राणा को उनका मंत्री भामा शाह मिला और भामा शाह ने अपनी निजी संपत्ति से राणा की 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से आर्थिक सहायता की। इसलिए भामा शाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दिवेर का युद्ध या मेवाड़ का मैराथन अक्टूबर 1582। अमर काव्य के अनुसार 1582 ईस्वी में राणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर कुंभलगढ़ पर जबरदस्त आक्रमण किया। यहाँ का सूबेदार अकबर का काका शेरीमा सुल्तान खां था। सुल्तान खां व अमर सिंह के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया कि भाला न केवल सुल्तान खां वरन उनके घोड़े को भी चीरता हुआ निकल गया। यह देख बाकी मुगल सेना भाग खड़ी हुई। दिवेर विजय की ख्याति चारों ओर फैल गई। कर्नल टोड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना और दिवेर युद्ध की तुलना यूनान के मैराथन युद्ध से की। 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया। महाराणा प्रताप जरूर आमेर से मालपुरा टोंक जीतने में सफल रहे। इस शांति काल में राणा ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया 1585 ईस्वी के लगभग, जहां पर अनेक महल व चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस समय राणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणी मिश्र व जीवधर जैसे विद्वानों ने ख्याति प्राप्त की। चक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श एवं विश्ववल्लभ की रचना की तथा जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ की रचना की। अंत में पांव में किसी असावधानी से कमान से लग जाने से राणा प्रताप अस्वस्थ हो गया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष 9 महीने 56 वर्ष की आयु में राणा की मृत्यु हो गई। महाराणा की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दूरशाह आडा ने इस प्रकार किया। अस लेगो अणधाग पाग लेगो अणनामी ग्वाड़ा गव रड़ाई जिको वह तो दूरवामी नव रोजे नह गयो न गो आचा नवली न गो जरो के हेठ जेठ दुनियान दहली गहलोत राण जीती गयो दसन मुंद रसना डसी निसास मुख भरिया नैन तो मृत सा है प्रताप सिंह। आशय यह था कि महाराणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह के दांतों तले जीभ दबाई और निस्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। प्रताप का चावंड के पास बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर अंतिम संस्कार हुआ, जहां उसके स्मारक के रूप में एक छोटी सी छतरी बना दी गई। कर्नल टोड द्वारा पिछोला की पाल के महलों में राणा की मृत्यु होना बताया, पर इसे सही नहीं माना जाता। राजा मान सिंह
1589 से 1614 ईस्वी और मुगल। मान सिंह का जन्म दिसंबर 1550 ईस्वी में मौजमाबाद में हुआ था। कहा जाता है कि मान सिंह के जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने उसके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी। साथ ही इसके लिए उन्होंने उसके पिता भगवंत दास को आगाह किया था कि वह 12 वर्ष की आयु तक अपने पुत्र को स्वयं से दूर रखें। अतः अंततः भगवंत दास ने आमेर राज्य में स्थित मौजमाबाद में मान सिंह की रहने की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। मान सिंह का प्रारंभिक जीवन यहीं व्यतीत हुआ था। 1562 ईस्वी में मान सिंह अकबर के संपर्क में आया और अकबर उसकी योग्यता से बड़ा प्रभावित हुआ। इस प्रकार मान सिंह 12 वर्ष की आयु में 1562 ईस्वी मुगल साम्राज्य की सेवा में प्रविष्ट हो गया और जीवन पर्यंत अर्थात 1614 ईस्वी तक मुगल सेवा में रहा। मान सिंह को अपने मुगल से सेवा काल के दीर्घकालीन 52 वर्षों 1562 से 1614 ईस्वी में विभिन्न रूपों में दो मुगल सम्राटों अकबर 1562 से 1605 ईस्वी तक और जहांगीर 1605 से 1614 ईस्वी तक के साथ काम करने का अवसर मिला। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उनके इस दीर्घकालीन सेवा काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल भंवर मानसिंह काल 1562 से 1574 ईस्वी था। इस काल में मानसिंह ने भारमल के पुत्र भंवर के रूप में मुगल साम्राज्य की सेवा की। द्वितीय काल कुंवर मानसिंह काल 1574 से 1589 ईस्वी था। इस काल में मानसिंह ने भगवंत दास के पुत्र कुंवर के रूप मुगल साम्राज्य को अपनी सेवाएं अर्पित की। तृतीय काल शासक मानसिंह का काल 1589 से 1614 ईस्वी था। इस काल में मानसिंह ने आमेर के शासक के रूप में मुगल साम्राज्य की सेवा की। उसके बाद प्रथम काल भंवर मानसिंह 1562 से 1574 ईस्वी। मानसिंह को अपनी योग्यता प्रसिद्ध करने का प्रथम अवसर अकबर के रणथंभौर अभियान में मिला। राजस्थान का सुदृढ़ और अभेद रणथंभौर का दुर्ग अकबर के लिए खुली चुनौती था। अतः 1568 से 69 ईस्वी में उसने स्वयं इस दुर्ग को जीतने का निश्चय किया। मान सिंह और भगवंत दास भी इस अभियान में उसके साथ थे। इनकी मदद से अकबर रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा को अपना सहयोगी बनाने में सफल रहा। सुरजनहाड़ा भी अब अकबर के अधीन हो गया। 1572 ईस्वी में अकबर गुजरात विजय के लिए रवाना हुआ। मान सिंह भी इस अभियान में अकबर के साथ था। गुजरात में शेर खां फौलादी और उसके पुत्रों ने विद्रोह कर दिया था। अकबर ने गुजरात पहुंचकर मान सिंह को इस विद्रोह के दमन का भार सौंपा। इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध हुए सरनाल के युद्ध में मान सिंह ने शाही सेना के हरावल अग्रभाग का नेतृत्व किया और अपूर्व सैन्य योग्यता प्रदर्शित की। गुजरात से वापस लौटते हुए अकबर सिंह ने मान सिंह को डूंगरपुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि डूंगरपुर का शासक आसंकरण मुगलों का विरोधी था। अप्रैल 1573 ईस्वी में मान सिंह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में आसंकरण के दो भतीजे बाघा व तुर्गा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और डूंगरपुर को मान सिंह ने जीत लिया। तृतीय काल कुंवर मान सिंह 1574 से 1589 ईस्वी। इस कालखंड में सबसे बड़ी घटना मान सिंह का राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान 1576 ईस्वी था, जिसका हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। काबुल के मिर्जा हाकिम के विद्रोह की दमन 1581 ईस्वी। इस काल की मान सिंह की एक बड़ी सफलता थी। मान सिंह काबुल का सूबेदार 1585 ईस्वी। मान सिंह द्वारा दमन के पश्चात मिर्जा हाकिम ने पुनः कभी विद्रोह नहीं किया, किंतु जुलाई 1585 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके सरदारों ने मुगल प्रभुता को त्याग कर काबुल में स्वयं का शासन स्थापित कर लिया। पर एक बार फिर मान सिंह ने काबुल में विजय प्राप्त की और मिर्जा हाकिम के सरदारों को घुटने टेकने को बाध्य किया।
इसी विजय के प्रतीक के रूप में आमेर जयपुर रियासत ने पंचरंगी ध्वज को अपनाया था। मानसिंह के इस कार्य से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे काबुल की सूबेदारी सौंप दी। बिहार की सूबेदारी 1587 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इस समय बिहार में घोर अराजकता व्याप्त थी। बिहार की इस अस्त व्यस्त अवस्था को सुधार कर वहां शांति और व्यवस्था स्थापित करने का दायित्व मानसिंह को सौंपा गया। किंतु मानसिंह अभी बिहार की स्थिति का अध्ययन करके वहां कोई सक्रिय कदम उठाने की योजना ही बना रहा था कि 1589 ईस्वी में उसे अपने पिता भगवंत दास की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अतः 15 जनवरी 1589 ईस्वी को उसने पटना में ही आमेर के शासक के रूप में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। इसके पश्चात बादशाह की स्वीकृति लेकर वह आमेर आया। यहाँ उसे विधिपूर्वक आमेर का शासक बनाया गया। इस अवसर पर अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि और 5 जहार का मनसब प्रदान किया। कुछ समय पश्चात मानसिंह अपने शाही दायित्वों का निर्वहन करने वापस बिहार लौट आया। तृतीय काल राजा मानसिंह 1589 से 1614 ईस्वी 1589 ईस्वी में के पश्चात मानसिंह ने आमेर के शासक के रूप में मुगल साम्राज्य को अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। वस्तुतः यहाँ से मानसिंह की उपलब्धियों का गौरवपूर्ण अध्याय आरंभ होता है। राज्याभिषेक के बाद मानसिंह वापस बिहार पहुंचा और सर्वप्रथम गिंधौर के शासक पूरणमल को पराजित किया। इसके बाद मानसिंह ने 1590 ईस्वी में खड़गपुर के शासक संग्राम सिंह व हाजीपुर के शासक गणपत को पराजित किया। उड़ीसा के विद्रोहियों का दमन। उड़ीसा पर अफगानों का शासन था और वहां के दो शासकों कतलू खां व उसके पुत्र नासिर खां से मानसिंह को निपटना पड़ा। कतलू खां ने तो मुगल अधीनता नहीं स्वीकार की, पर नासिर खां मुगलों की अधीनता में आ गया। पर फिर भी अफगान शांति से नहीं रहे। किंतु मानसिंह ने बीनापुर के युद्ध, सारनगढ़ के युद्ध में उन्हें पराजित किया तथा खुर्दा के शासक रामचंद्र को आत्मसमर्पण को बाध्य करके मानसिंह ने उड़ीसा में शांति स्थापित की। उड़ीसा को सर्वप्रथम मानसिंह ने ही मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। अकबर मानसिंह की इन सफलताओं से बड़ा प्रसन्न हुआ। वह फरवरी 1594 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह का लाहौर में भव्य स्वागत व सम्मान किया। बंगाल की सूबेदारी 1594 ईस्वी। बिहार के सूबेदार के रूप में मानसिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने 17 मार्च 1594 ईस्वी को सईद खां के स्थान पर मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बना दिया। मई 1594 ईस्वी को मानसिंह बंगाल के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने विद्रोहियों के दमन की निश्चित योजना बनाई। सर्वप्रथम उसने टांडा के स्थान पर राजमहल अकबरपुर को बंगाल की राजधानी बनाया। अकबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि अकबर की मृत्यु के पश्चात मानसिंह ने शाहजादे सलीम को बंदी बनाने और उसके पुत्र खुसरो, जो मानसिंह का भांजा भी था, को मुगल सिंहासन पर बिठाने का षड्यंत्र रचा था, किंतु इसके निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। मानसिंह और जहांगीर। तो अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सलीम जहांगीर नाम से मुगल बादशाह बना। अकबर के जीवन काल में ही मानसिंह और जहांगीर सलीम के मध्य मनमुटाव हो गया था। फिर भी मानसिंह व जहांगीर के संबंध बने रहे। बंगाल की तीसरी सूबेदारी 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में
जहांगीर ने मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया, पर जहांगीर ने के मन में मानसिंह को लेकर पूर्ण विश्वास नहीं था। अतः उसने मानसिंह को बंगाल की निजामत, शांति और व्यवस्था का दायित्व ही सौंपा और दीवानी राजस्व का कार्य अन्य अधिकारी वजीर खां के सुपुर्द किया गया। किंतु जल्दी ही मानसिंह को बंगाल से हटाकर बिहार भेज दिया गया। फिर 1609 ईस्वी में मानसिंह को दक्षिण भारत भेज दिया गया। वहीं पर 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में उसकी मृत्यु हो गई। मानसिंह की छतरी हाड़ीपुर आमेर में स्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहांगीर से तो मानसिंह के संबंध अच्छे न थे, पर अकबर ने उसे शाहजहां का मनसब व फर्जंद पुत्र की उपाधि देकर सम्मानित किया था। एक शासक के रूप में मानसिंह का मूल्यांकन। मानसिंह अपने वंश की परंपरा के अनुसार हिंदू धर्म में विश्वास रखता था। अपने धर्म में उसे इतनी श्रद्धा थी कि उसने अकबर के आग्रह पर भी दीन ए इलाही की सदस्यता स्वीकार न की। इसी तरह से मुंगेर के शाह दौलत नामी संत के कहने से भी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया गया। बैकुंठपुर में, जो पटना जिले में है, मानसिंह ने भवानी शंकर का मंदिर बनवाया और उसमें विष्णु, गणेश तथा मातृ देवी की मूर्तियों की स्थापना की। गया में उसने महादेव का मंदिर और आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था। वृंदावन के गोविंद जी के मंदिर का भी निर्माण उसने करवाया। मानसिंह ने बंगाल के शासक केदारनाथ को परास्त करके बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाकर उसे आमेर में प्रतिष्ठित करवाया था। मानसिंह न केवल युद्ध नीति, रण कौशल तथा शासन कार्य में ही कुशल था, वरन संस्कृत भाषा में उसकी रुचि थी। मानचरित्र तथा महाराज कोश नामक ग्रंथ उसके शासनकाल में रचे गए थे। इसके समय में मुरारी दास ने मान प्रकाश तथा जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। मानसिंह के दरबारी कवि अमृत राय व कवि नरोत्तम ने एक ही नाम की पुस्तक मानचरित्र की रचना की थी, अतः दोनों ही विद्वानों ने अपनी पुस्तक का नाम मानचरित्र रखा था। इसके समय में हरिनाथ सुंदरदास भी दरबारी के कवि थे। इसके समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। मानसिंह का यह सौभाग्य था कि उसे अकबर के कई दरबारी कवियों से, जिनमें दूरशाह, होलराय, ब्रह्मभट्ट, गंग आदि प्रमुख थे, संपर्क स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मानसिंह के समय बने आमेर के जगत शिरोमणि जी का मंदिर तथा तोरण द्वार की तक्षण कला अपने ढंग की अनूठी है। इस मंदिर का निर्माण रानी कंकावती जी ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। इसी प्रकार आमेर के राजप्रसाद राजपूत शैली के अच्छे नमूने हैं। वह बारादरियों के निर्माण में मुगल प्रभाव अवश्य है। इनके अतिरिक्त मानसिंह ने अकबरनगर बंगाल में और मानपुर बिहार में के नगरों की स्थापना की। महाराजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी और मुगल। राय सिंह का जन्म 1541 ईस्वी में बीकानेर के राठौर शासक राव कल्याणमल के घर हुआ। अकबर ने राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। गुजरात के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए 1573 ईस्वी में भेजी गई शाही सेना में राय सिंह भी शामिल थे। इन्होंने कठौली नामक स्थान पर इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया। इसके बाद 1754 ईस्वी में सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान इससे नाराज हुआ और सिरोही वापस से प्राप्त करने के लिए मुगलों से भिड़ा। दोनों सेनाओं के मध्य
1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद राय सिंह 1574 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। जब मान सिंह काबुल में तैनात था, तब 1581 ईस्वी में मान सिंह कछवाहा की सहायता के लिए एक सेना राय सिंह के नेतृत्व में भेजा गई। इसी प्रकार बलूचिस्तान के विद्रोही सरदारों का दमन करने के लिए राय सिंह को भेजा गया था। जब मुगल सेनापति खाने खाना ने कंधार के विद्रोह को दबाने के लिए बादशाह अकबर से सहायता मांगी, तो 1591 ईस्वी में राय सिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा। इसी प्रकार बुरहानु मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी के भट्टा अभियान में राय सिंह सम्मिलित था। जब 1599 ईस्वी एवं 1603 ईस्वी में सलीम के नेतृत्व में मेवाड़ के शासक अमर सिंह के विरुद्ध अभियान किया गया, तो राय सिंह को भी इस अभियान में सम्मिलित किया गया। यद्यपि 1603 ईस्वी का सलीम की यह अभियान संपन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि सलीम आक्रमण के लिए आया ही नहीं। अकबर ने राय सिंह की सेवाओं से संतुष्ट होकर उसे 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश और 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह बना, तो उसने राय सिंह का मनसब 5000 जात 5000 सवार कर दिया। राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में बीकानेर के सुदृढ़ किले जूनागढ़ का निर्माण सन 1589 से 1594 में करवाया। जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम चिंतामणि था। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। राय सिंह एक धार्मिक विद्यानुरागी एवं दानी शासक था। इन्होंने राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी व ज्योतिष रतन माला की टीका लिखी। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है, क्योंकि इस शैली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ भागवत पुराण है, जो राय सिंह के काल का है। राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा, जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह सदा व्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का करण की भी संज्ञा दी है। सन 1612 ईस्वी में दक्षिण भारत बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन और मुगल 1562 से 81 ईस्वी। चंद्रसेन जोधपुर के शासक व राव मालदेव व झालारानी स्वरूपदे का पुत्र था। चंद्रसेन का जन्म जुलाई 1541 में हुआ था। चंद्रसेन अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र न था, किंतु उसके बड़े भाइयों राम व उदयसिंह के स्थान पर राव मालदेव ने चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा अनुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी उसका छोटा बेटा चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदयसिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम शाही सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार 1564 ईस्वी कर लिया। चंद्रसेन के भाई
उदयसिंह ने भी चंद्रसेन के विरुद्ध मोर्चा लिया। दोनों के मध्य लोहावट में संघर्ष हुआ, जिसमें चंद्रसेन ने उदयसिंह पर बर्छी से भीषण प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप वह घोड़े से गिर गया। उसके साथी उसे किसी तरह घटनास्थल से बचाकर ले गए। चंद्रसेन व अकबर का नागौर दरबार। 1570 के नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने इसलिए किया गया था कि ताकि वह यह पता कर सके कि कौन से राजपूत शासक उसके पक्ष में हैं और कौन से विपक्ष में। यहाँ लंबे समय तक रुकने के लिए अकाल राहत कार्यों का बहाना लेकर अकबर ने नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। इस दरबार में राजपुताने के बहुत से शासक शामिल हुए हैं। कुछ प्रमुख व्यक्ति इस प्रकार से जैसलमेर से हरराय भाटी, बीकानेर से कल्याणमल व उसका पुत्र राय सिंह, कोटा से दुर्जन साल, हाड़ा, भद्राजून से चंद्रसेन, फलोदी से उदय सिंह आदि। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया। 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी के बीच में अकबर ने जोधपुर का प्रशासन कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को सौंप दिया। चंद्रसेन ने भादराजून और सिवाना में रहकर मुगल सेना का सामना किया। 1573 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने शाह कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर का राय सिंह आदि भी शामिल थे। यह सेना सोजत में कल्ला राठौड़ को परास्त करके आगे बढ़ी। इस सेना के सिवाना आने पर चंद्रसेन फतेह राठौड़ के हाथों में किले की रक्षा का भार छोड़कर स्वयं पहाड़ों में चला गया। मुगल सेना खाली हाथ रह गई। 1575 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में एक बार फिर पुनः सेना सिवाना पर आक्रमण हेतु भेजी गई। जलाल खां चंद्रसेन व उसके सहयोगी देवीदास के हाथों मारा गया। बाद में अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में सिवाना को जीतने के लिए सेना भेजी। इस बार मुगल सेना सिवाना, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी को जीतने में सफल रही। इस कालखंड में चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में था। अक्टूबर 1575 में जैसलमेर के राय पाटिल ने 7,000 की सेना लेकर पोखरण दुर्ग को घेर लिया। इस समय पोखरण का प्रशासन पंचोल आनंद के पास था। 4 माह घेराबंदी के बाद हर्राय ने चंद्रसेन से कहलवाया कि 1,00,000 फद्दिये में पोखरण दुर्ग मुझे दे दो। जब जोधपुर तुम्हारे अधिकार में आए तो 1,00,000 फद्दिये मुद्रा का एक प्रकार देकर पोखरण वापस ले लेना। उस समय चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसने मांगलिया भोज को पोखरण भेजकर कहलवाया कि दुर्ग हर्राय को सौंप दो। इस प्रकार 19 जनवरी 1576 को 1,00,000 फद्दिये में पोखरण दुर्ग भाटियों को दे दिया। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उन्हीं समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और तमाम कठिनाइयों के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अपने अंतिम दिनों में चंद्रसेन ने सोजत को जीत लिया। 1580 ईस्वी में और पाली में स्थित सारण के पर्वतों में सच्चियाय नामक स्थान पर अपना निवास बनवाया। यहीं 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। यहीं चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार चंद्रसेन के एक सामंत वेदसल ने विश्वासघात कर भोजन में जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण
चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उनका भाई उदय सिंह मारवाड़ का शासक बना। महाराणा राज सिंह प्रथम और 1652 से 1680 ईस्वी और मुगल। अपने पिता जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। मुगल बादशाह शाहजहां ने गद्दीनशीनी के समय उसके लिए राणा का खिताब 5000 साथ और 5000 सवारों का मनसब देकर जड़ाऊ जमधर हाथी घोड़ा आदि बेचे। महाराणा राज सिंह व शाहजहां तो 1615 में हुई मेवाड़ मुगल संधि में यह शर्त थी कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, लेकिन शर्त तोड़कर जगत सिंह ने मरम्मत प्रारंभ करवा दी। राणा बनते ही इस कार्य को राज सिंह ने शीघ्रता से किया व चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत को पूर्ण करवा दी। जब शाहजहां को यह ज्ञात हुआ तो शाहजहां ने सादुल खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक भेजे। महाराणा ने इस समय लड़ाई करना उचित नहीं समझा और चित्तौड़ से अपने सैनिक हटा लिए। सादुल खां ने जितना निर्माण जगत सिंह व राज सिंह ने करवाया उसे वापस तोड़ दिया। सितंबर 1657 ईस्वी में जब शाहजहां के बीमार होने पर बादशाह के पुत्रों में राज सिंहासन प्राप्त करने की होड़ लग गई तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखने आरंभ किए, जिनके द्वारा उसने उसको दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की प्रार्थना की गई थी। किंतु राणा ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाने का निश्चय किया। ऐसे समय में टीका दौड़ के उत्सव का बहाना बनाकर राणा ने 2 मई 1658 ईस्वी में अपने राज्य के तथा भाई मुगल थानों पर अपने हमले करना आरंभ कर दिया। उत्तराधिकार युद्ध के समय राज सिंह लगभग तटस्थ रहा, इसका उसे लाभ भी मिला। औरंगजेब ने भी शासक बनते ही राणा के पदे को बढ़ाकर 6000 जात 6000 सवार कर दिया और ग्यासपुरा डूंगरपुर बांसवाड़ा के परगने उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिए। चारुमती विवाद तो 1658 में किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की मृत्यु के बाद मानसिंह शासक बना। मानसिंह की बहन चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखा, कहा हंसिनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें वह मुझसे विवाह करें। इस प्रार्थना पर राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। जब औरंगजेब को देवलिये के रावत हरि सिंह के माध्यम से इस बात का पता चला कि राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया है, तब औरंगजेब ने गयासपुर व बसावर को उदयपुर से अलग करके हरि सिंह को दे दिए। इस घटना के कारण औरंगजेब व राज सिंह के मध्य विरोध का बीजारोपण हो गया। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1669 ईस्वी में 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। तब राज सिंह ने हिंदू राष्ट्र के अध्यक्ष की हैसियत से इसका विरोध किया। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार नहीं किया तो जसवंत सिंह के वफादार सेना नायक दुर्गादास ने अजीत सिंह का साथ दिया और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। इस अवसर पर राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। राज सिंह द्वारा मारवाड़ के अजीत सिंह को दी गई इस सहायता ने औरंगजेब के समक्ष परेशानी पैदा कर दी तथा इनकी मदद से जब औरंगजेब के पुत्र अकबर ने विद्रोह किया तो औरंगजेब बड़ी मुसीबत में फंस गया और वह बड़ी मुश्किल से इस विद्रोह पर काबू पा सका। इस गठन का कोई परिणाम नहीं निकलता इस परिणाम निकलता है। इससे पहले ही ओडा गांव में राज सिंह की 1680 ईस्वी में
मृत्यु हो गई। कुंभलगढ़ की तलहटी में उसकी छतरी बनी हुई है। राजसिंह एक कल्याणकारी शासक था। राजसिंह ने अपनी प्रजा में सैनिक और नैतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विजय कट्टकातु की उपाधि धारण की। राजसिंह की पत्नी राम रामरसदे ने उदयपुर से जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राजसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। इस झील के उत्तरी किनारे नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी गई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति में मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास और ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों की तकनीकी योग्यता की भी जानकारी मिलती है। जब औरंगजेब के हत्याचारों से पीड़ित गोसाई लोगों ने सहायता मांगी तो राजसिंह के प्रतिनिधि दाऊजी महाराज दामोदर जी महाराज 1659 से 70 में मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश की मूर्ति लाए थे। राजसिंह ने श्रीनाथ जी को सिहाड़ आधुनिक नाथ द्वारा में तथा द्वारकाधीश को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया था। राजसिंह ने अंबिका माता मंदिर उदयपुर को भी प्रतिष्ठित करवाया था। इसके अतिरिक्त राजसिंह ने राजसमंद झील के पास सर्व सतु विलास व जनसागर का निर्माण करवाया तथा राजनगर नाम से एक नया शहर भी बसाया था। हाड़ी रानी की कहानी। यह बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। हाड़ी रानी के नाम से विख्यात इस रानी का मूल नाम सहल कंवर था। इनका विवाह सलूम्बर के राव रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। विवाह के दूसरे दिन ही राव रतन सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देसूरी की नाल के युद्ध में जाना पड़ा। रतन सिंह को अपनी नई नवेली रानी की याद सताने लगी तो उसने अपने सेवक को रानी के पास भेजकर रानी की निशानी मंगवाई। हाड़ी रानी ने निशानी के तौर पर अपना सिर काटकर रतन सिंह चूड़ावत के पास भेज दिया था। इस युद्ध में रतन सिंह चूड़ावत मारे गए। उनकी ऐतिहासिक छतरी देसूरी की नाल पाली व राजसमंद की सेना पर में बनी हुई। प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इसी हाड़ी रानी पर सेनानी नामक कविता लिखी जिसके बोल हैं चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। थैंक यू।